नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यानी एमएलएसयू उदयपुर और चित्तौड़गढ़ कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षाओं का समय बिल्कुल सिर पर है और हम जानते हैं कि इस अंतिम समय में सटीक रिवीजन कितना जरूरी होता है। इसीलिए प्रमोट स्टडी हब आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये बेहतरीन अध्ययन सामग्री लेकर आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस समाजशास्त्र क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस लर्निंग मटेरियल का सीधा सा उद्देश्य आपकी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल आसान बनाना है। हमने पूरे समाजशास्त्र के सिलेबस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपके लिए संकुचित कर दिया है, ताकि आप जटिल अवधारणाओं को आसानी से याद कर सकें। मेरी सलाह है कि आप इन शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तरों को सीधे अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के इस एजेंडे में हम क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गरीबी और बेरोजगारी से, फिर जनसंख्या और असमानता, पारिवारिक संघर्ष, विस्थापन और प्रदूषण, और अंत में अपराध और नशाखोरी पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं अपनी पहली इकाई यानी यूनिट 1 पर, जो गरीबी और बेरोजगारी पर केंद्रित है। कोई भी सामाजिक समस्या रातों रात पैदा नहीं होती। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ने छुआछूत जैसी समस्या दी। फिर मध्यकाल आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अंग्रेजों के समय की शोषणकारी नीतियों ने भयंकर गरीबी और बेरोजगारी फैलाई। और आज के इस आधुनिक युग में हम स्लम बस्तियों और साइबर क्राइम जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सामाजिक समस्या आखिर है क्या, तो विद्वान फुलर और मायर्स की ये परिभाषा एकदम सटीक बैठती है। उनके अनुसार ये एक ऐसी अवांछनीय स्थिति है जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे अहम बात, इसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं सुलझा सकता। इसके लिए सामूहिक और सरकारी प्रयासों की ही जरूरत होती है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हम गरीबी को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां एक इंसान को जीने के लिए न्यूनतम कैलोरी या बेसिक इनकम तक नहीं मिल पाती। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब है कि आप बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन समाज के अमीर वर्गों की तुलना में आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यहां हम एक विश्व साइकिल या एक दुष्चक्र देखते हैं। सोचिए, जब बेरोजगारी होती है तो इंसान की आय शून्य हो जाती है और वो गरीब हो जाता है, राइट? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। गरीबी के कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है, उसे अच्छी शिक्षा या स्किल्स नहीं मिल पाते, और जब स्किल्स ही नहीं होंगे तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। यानी गरीबी और बेरोजगारी लगातार एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, जहां हम जनसांख्यिकीय चुनौतियों और सामाजिक असमानता को समझेंगे। यहां सबसे ज्वलंत मुद्दा है जनसंख्या विस्फोट। ये स्थिति तब पैदा होती है जब मेडिकल साइंस में तरक्की के कारण मृत्यु दर में तो अचानक बहुत कमी आ जाती है, लेकिन हमारी जन्म दर उसी पुराने उच्च स्तर पर बनी रहती है। नतीजतन आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है कि हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर एक खतरनाक दबाव पड़ने लगता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए इसके कारण याद रखना बहुत आसान है। चिकित्सा में सुधार तो एक कारण है ही, लेकिन इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह की प्रथा, बुढ़ापे के सहारे के लिए पुत्र प्राप्ति की रूढ़िवादी सोच और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूकता की कमी इस अंधाधुंध वृद्धि के मुख्य कारण हैं। समाज की इन गहरी असमानताओं को दूर करने के लिए हमारे सिलेबस में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी कानूनों का जिक्र है, जैसे गांव में रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा, जातीय भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए SC/ST एक्ट, और कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने के लिए PC/PNDT एक्ट। एग्जाम के नजरिए से इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 3 पर, जो कि समाज की सबसे छोटी इकाई यानी हमारे परिवारों के विघटन और संघर्ष पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार दहेज प्रथा, विवाह के समय लड़की वालों से नकद या कीमती सामान की मांग है। अध्ययन सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि एक गहरी पितृसत्तात्मक प्रथा है। और दुर्भाग्य से यही प्रथा सीधे तौर पर घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जड़ है। और ये जनरेशन गैप या पीढ़ियों का संघर्ष तो हम अक्सर अपने ही घरों में देखते हैं, है ना? एक तरफ हमारी पुरानी पीढ़ी है जो पारंपरिक मूल्यों और संयुक्त परिवार को महत्व देती है।
वहीं दूसरी तरफ आज की नई पीढ़ी है जो आधुनिक जीवन शैली, इंडिविजुअलिज्म और अपने करियर को लेकर ज्यादा फोकस्ड है। और सच कहें तो यही वैचारिक टकराव आज परिवारों में तनाव का एक बड़ा कारण बन गया है। जैसे जैसे न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का अकेलापन एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसका समाधान क्या है? पाठ्यक्रम सुझाता है कि सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन लागू की जाए, अच्छे वृद्ध आश्रम या डे केयर सेंटर बनाए जाएं, और सबसे जरूरी, हमारी युवा पीढ़ी में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। आगे बढ़ते हुए यूनिट 4 में हम आधुनिक विकास के कारण पैदा हुए संकटों जैसे विस्थापन और प्रदूषण पर नजर डालेंगे। यहाँ हम विकास जनित विस्थापन की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब बड़े बांध, माइंस या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आदिवासियों और किसानों को उनकी ही पुश्तैनी जमीन से हटा दिया जाता है। एक तरफ हम बुनियादी ढांचे का विकास देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग अपनी जमीन और आजीविका हमेशा के लिए खो देता है। विस्थापित लोगों के इस दर्दनाक चक्र को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, राष्ट्रहित के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है। स्टेप 2, उनकी पारंपरिक आजीविका जैसे खेती या जंगल के काम पूरी तरह छिन जाते हैं। और स्टेप 3, जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वे शहरों की तरफ भागते हैं और झुग्गी झोपड़ियों या स्लम बस्तियों में एक बेहद गरीब जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। यह अनियंत्रित आधुनिकीकरण सिर्फ हमारी हवा या पानी को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है। वनों की कटाई और फैक्ट्रियों का प्रदूषण तो अपनी जगह है, लेकिन एक और बड़ा संकट है, मूल्य संकट या वैल्यू क्राइसिस। ये जो अत्यधिक उपभोक्तावाद बढ़ा है ना, जहां सिर्फ चीजें खरीदने को ही खुशी मान लिया गया है, उसने हमारी नैतिकता और ईमानदारी का काफी हद तक पतन कर दिया है। चलिए अब आते हैं सिलेबस की अंतिम इकाई पर, जो समाज में फैले अपराध, भ्रष्टाचार और नशाखोरी जैसे भटकावों को कवर करती है। अब समझने वाली बात यह है कि श्वेतपोश अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम सड़क पर होने वाली चोरी या डकैती से बिल्कुल अलग है। ये उन लोगों द्वारा किया जाता है जो बहुत ही सम्मानित और उच्च पदों पर बैठे हैं। इसमें कोई हिंसा नहीं होती, बल्कि इसमें करोड़ों का गबन या टैक्स चोरी जैसे बड़े आर्थिक घपले शामिल होते हैं जो चुपचाप पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देते हैं। भ्रष्टाचार और नशाखोरी दोनों ही दीमक की तरह काम करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों की भलाई के लिए बनी सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती। और नशाखोरी, ये न सिर्फ इंसान का शरीर और घर का बजट बर्बाद करती है, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि नशे की लत सीधे तौर पर चोरी और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों को बढ़ावा देती है। तो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। विकास और आधुनिकीकरण बेशक बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्या प्रगति की इस अंधी दौड़ में हम अनजाने में ऐसी नई और जटिल सामाजिक समस्याएं तो पैदा नहीं कर रहे हैं जिनका समाधान शायद हमारे पास है ही नहीं? परीक्षा में जब आप विश्लेषणात्मक उत्तर लिखें तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि MLSU और चित्तौड़गढ़ कॉलेज के आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रमोद स्टडी हब द्वारा तैयार किए गए ये नोट्स परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। इन प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखकर निरंतर अभ्यास करते रहिए। प्रमोद स्टडी हब की ओर से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए और सीखते